तो एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल आपका स्वागत है। तो आज हम लोग 9th क्लास का पॉलिटिकल साइंस थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। पॉलिटिकल साइंस में 2 चैप्टर ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी है 9th क्लास का, और ज्योग्राफी में 9th क्लास का 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो आज हम थर्ड चैप्टर स्टार्ट करते हैं पॉलिटिकल साइंस का। तो संविधान निर्माण किस तरह से हम देखेंगे, भारत का संविधान निर्माण हुआ। उससे पहले दक्षिण अफ्रीका के बारे में कुछ पढ़ेंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं कि संविधान क्या होता है। संविधान का एक सिंपल अगर डेफिनेशन होगा तो होगा द कलेक्शन ऑफ रूल एंड रेगुलेशन। ठीक है, मतलब नियम और कानूनों का एक समूह जिसके आधार पे हमारी सरकार काम करती है, वर्क करती है, और उस नियम को सरकार और आम नागरिकों को दोनों को फॉलो करना होता है। ठीक है, उसे संविधान कहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फिर संविधान किसे कहते हैं आपके डेफिनेशन के साथ। तो बुक का डेफिनेशन अलग है और ये अलग डेफिनेशन है। तो संविधान एक ऐसे सभी बुनियादी नियम और कानून के किताब हैं जिसके द्वारा किसी देश की सरकार चलती है एवं उसे संविधान कहते हैं। इसका पालन सरकार और नागरिकों दोनों को करना पड़ता है। ठीक है, और आपके बुक के अकॉर्डिंग डेफिनेशन है कुछ बुनियादी नियम जिसका पालन नागरिकों और सरकार दोनों को करना होता है। इन सभी नियमों के सम्मिलित रूप को संविधान कहते हैं। आप किसी भी डेफिनेशन को लिख सकते हो। ठीक है, और संविधान जो होता है देश का सर्वोच्च कानून होता है। सर्वोच्च कानून क्या होता है? संविधान। और संविधान हमें क्या क्या देती है? संविधान जो है नागरिकों का अधिकार देती है, सरकार की शक्ति लिमिट करती है, बंटवारा करती है, कौन सी डिपार्टमेंट कौन सी काम करेगी, कौन से डिपार्टमेंट में कितनी शक्ति होगी, ये सरकार निर्धारित करती है। उसके कामकाज जैसे मैंने बताया, डिपार्टमेंट की कौन सी सरकार की कौन सी काम होगी, स्टेट सरकार की कौन काम होगी, गवर्नमेंट सरकार की कौन काम होगी। तो हर एक डिपार्टमेंट का हर एक काम सरकार की कितनी शक्ति होनी चाहिए, क्या आम लोग से ज़्यादा शक्ति होनी चाहिए, क्या संविधान की पूरा तरीके से वो बदलाव कर सकती है सरकार। तो ये सारा कुछ संविधान में पूरा डिटेल बताया हुआ है। तो ये सब संविधान है। संविधान नागरिकों का अधिकार, सरकार की शक्ति, उसके कामकाज मतलब सरकार के कामकाज के तौर तरीके का निर्धारण करता है। ठीक है, तो अब हम लोग दक्षिण अफ्रीका के बारे में पढ़ेंगे। दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक संविधान किस तरह धीरे धीरे बिल्डअप हुआ, किस तरह बना, क्योंकि उससे पहले वहां गोरों की सरकार थी। तो उसके बारे में बताएं तो इस दक्षिण अफ्रीका के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें नेल्सन मंडेला के बारे में पढ़ेंगे। तो आपको बता दें कि ऐसा देश था जहां मूल निवासी अपने देश में आजाद नहीं थे। ऐसा देश था जहां वहां के मूल निवासी अपने मर्जी से जहां चाहे वहां नहीं घूम सकते थे। दक्षिण अफ्रीका में गोरों की सरकार के समय की बात कर रहा हूं। उस समय अपने मर्जी से देश के बाहर नहीं जा सकते थे मूल निवासी। उस समय अगर मूल निवासी कोई बाहर रह रहे हैं, अपने देश में आना चाह रहे हैं, नहीं आ सकते थे। अपने मर्जी से देश के अंदर कहीं भी जाके नहीं रह सकते थे। इस ऐसा स्थिति था। और क्या स्थिति था? हमारे अपनी मर्जी से वहाँ लोग जो चाहे खेती कर सकते थे, ये भी नहीं कर सकते थे। अपने मर्जी से अपने देश में कोई नौकरी नहीं पा सकते थे और अपने देश में वोट नहीं कर सकते, यानी कि अपनी मर्जी से अपनी सरकार नहीं चुन सकते थे। ऐसा स्थिति था दक्षिण अफ्रीका का। और ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए था कि ईश्वर ने जो उन्हें रंग दिया वो रंग गोरा नहीं, वो रंग काला था। इसीलिए दक्षिण अफ्रीका में अश्वेत लोगों पे गोरों की शासन हुई और कह सकते हैं नस्ल रंग भेद की नीति वहां अपनाई गई और गोरों ने अपनी शासन करी। उसके विरुद्ध में एक नेल्सन मंडेला, जिनका नाम पूरे विश्व में विख्यात है, वो आगे आए और इस गोरे की सरकार की नीति का आलोचना करा। तो देखते हैं किस तरह। और आपको यहाँ से चलते हैं, नेल्सन मंडेला ने क्या कहा था। आपको हो सकता है ये लिख देगा, ये लाइन पूछेगा इस लाइन को किसने लिखा था। हो सकता है नेल्सन मंडेला की उस बात को बताए जिस समय दक्षिण अफ्रीका अश्वेत यानी रंग भेद की नीति के प्रहार में
संघर्ष कर रहा था। हो सकता है आपको क्वेश्चन पूछ दे कि नेल्सन मंडेला की उस बात को बताए जिसमें अफ्रीका में रंगभेद की नीति चल रही थी, तो उन्होंने क्या कहा था। हो सकता है ये आपको लिख दे ये पूरा, तो पूछ सकता है कि ये किसने कहा था। तो देखिए नेल्सन मंडेला ने क्या कहा था, मैंने गोरों के प्रभुत्व के खिलाफ संघर्ष किया और मैंने ही अश्वेतों के प्रभुत्व का विरोध किया। मैंने ही अश्वेतों के प्रभुत्व का विरोध किया। मैंने एक ऐसे लोकतांत्रिक और स्वतंत्र समाज की कामना की है जिसमें सभी लोग पूरे मेलजोल यानी भाईचारा के साथ रहे और सबका मान सब अवसर सम्मान हो। किसने कहा था? नेल्सन मंडेला ने। किस समय? जिस समय दक्षिण अफ्रीका नस्ल भेद पे, रंगनीति पे, काले गोरे के उलझन में उलझी हुई थी, उस समय इन्होंने ये कहा और उन्होंने कोशिश भी करी, बहुत ज़्यादा कोशिश करी और लास्ट में जाके इन्होंने विजय भी प्राप्त किया। तो वो देखेंगे किस तरह इन्होंने संघर्ष किया, किस तरह विजय प्राप्त। और आपके बुक में यहाँ पे अश्वेत लिखा हुआ है, मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे श्वेत होना चाहिए, गोरा, क्योंकि गोरा का प्रभुत्व था उसका उन्होंने विरोध किया था। अश्वेत तो वो दक्षिण अफ्रीका खुद थे, दक्षिण अफ्रीका के लोग खुद थे, तो उनका विरोध थोड़ी ना किया था। तो मेरे अकॉर्डिंग मैंने गोरों का प्रभुत्व का खिलाफ संघर्ष किया, प्रभुत्व के खिलाफ संघर्ष किया और मैंने ही श्वेतों के प्रभुत्व का विरोध किया, क्योंकि श्वेत यानी गोरों का ही प्रभुत्व वहाँ था, इसीलिए उन्होंने श्वेत का प्रभुत्व का जो भी था उनका विरोध किया। तो यहाँ अश्वेत मेरे अकॉर्डिंग उचित नहीं होगा। तो चलते हैं आगे। नेल्सन मंडेला पर गोरों ने देशद्रोही की मुकदमा चलाया। नेल्सन मंडेला को जेल भेज दिया गया था देशद्रोही मुकदमा चलाकर, और उनके साथ 7 अन्य भी नेता थे। देखते हैं। मंडेला जी और 7 अन्य नेताओं को 1964 में देश में रंगभेद से चलाने वाली शासन व्यवस्था के विरोध करने के लिए आजीवन कारावास की सजा दी गई। आजीवन कारावास का इंग्लिश में बोलते हैं लाइफ इम्प्रिजमेंट। ठीक है, ये एक तरह के आप कह सकते हो कि सदा के लिए ये जेल में ही रहने की ये सजा है। तो नेल्सन मंडेला और उनके जो साथी थे, 7 साथी अन्य नेता, जो 1964 में उनको रंगभेद से चलने वाले शासन के खिलाफ अगर उन्होंने जो विरोध किया था, उसके लिए आजीवन कारावास की उनको सजा दी गई। और जेल का नाम था रोवेने द्वीप। ये साउथ अफ्रीका का एक द्वीप है, और आपको पता होगा द्वीप क्या होता है? ऐसा भूभाग जिसके चारों ओर से पानी ही पानी हो। ठीक है, तो ये दक्षिण अफ्रीका का एक द्वीप है। 28 ईयर तक इन्होंने जेल में इनको रहना पड़ा। और बता दें कि ये आंदोलन कम नहीं हुई, ये जेल में थे लेकिन इनके कार्यकर्ता आंदोलन जारी रखे, क्योंकि 1948 में ही नेशनल पार्टी, जिस समय नेशनल पार्टी बनी थी, गोरों ने बनाई थी, उसमें रंगभेद की राजनीति को कानूनी वैधता दे दी गई थी, कि जो रंगभेद की नीति जो है उसको कानूनी वैधता दे दी गई थी। यानी जो अश्वेत हैं, जो काले हैं, वो वोट नहीं दे सकते। जितनी मैंने बताया था कि अपने खेतों में अपनी मर्जी से खेती नहीं कर सकते, अपने देश के अंदर नहीं आ सकते, देश के बाहर नहीं जा सकते, अपने सरकार को नहीं चुन सकते, तो उन्हें एक कानूनी वैधता दी गई थी। सही बात है, इसको एक कानून बना दिया गया था कि सिर्फ गोरे ही चुनाव करेंगे, चाहे कुछ भी करेंगे। ठीक है, 1948 में। और इस मुट्ठी भर गोरों ने ही वहाँ के मूल निवासी को जो आज़ादी थी, उन्होंने आज़ादी छीन ली। इस मुट्ठी भर गोरों ने, जिसने हमारे इंडिया पे व्यापार की नीति अपनाकर आया और जिस तरह हम लोग को उपनिवेश बनाया, उसी तरह दक्षिण अफ्रीका को भी मुट्ठी भर गोरों ने उपनिवेश बनाया था। लेकिन यहाँ पे मंडेला जी जेल जाने के बाद भी नहीं रुके। 28 साल के अंदर ही जेल में बहुत सारे अधिकारी गए और इनसे कुछ समझौता के साथ मनाने की कोशिश करी कि आप आंदोलन रोक दो, लेकिन इन्होंने किसी भी समझौते का साथ सहमति नहीं दिया। अंत में 1994 में इलेक्शन हुई और मंडेला जी सबसे पहली बार वहाँ के राष्ट्रपति बने आज़ादी के बाद। और एक इलेक्शन से आप देख सकते हो किस तरह, अगर आज मंडेला जी कुछ सहमति मानकर
कि आंदोलन करने की छूट दे दूंगा। मतलब अगर श्वेत जो गोरे थे वो कहते हैं, मंडेला जी को बोले थे कि आंदोलन करो, अभियान करो, कुछ भी करो, ये सब छूट, लेकिन फिर भी उन्होंने नहीं माना। डायरेक्ट उन्होंने कहा कि जितने भी हम लोग की आज़ादियाँ हैं, जितने भी अधिकार हैं, सभी मिलने चाहिए, वोट होनी चाहिए, फिर से एक सुचारू रूप से वोट होना चाहिए। और वो लास्ट में नहीं मानने के बाद 1994 में इलेक्शन हुई और मंडेला जी वहाँ के प्रेसिडेंट बने। ठीक है। और एक इनके लिए मैंने लिखा है, जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, है मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। तो इनके लिए ये लाइन था। इन्होंने इस लाइन को, इस जो अभी मैंने बताया था कि जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, है मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया, इस लाइन को इन्होंने सिद्ध कर दिया कि जब आपके पास कोई सपना हो, अगर आप ठाने हो, तो आपको हार मानने की कोई जरूरत नहीं है। आप जरूर एक दिन ना एक दिन आप सक्सेस हो जाओगे, अगर आप अपनी रास्ता नहीं चेंज किए तो। आप जिस तरह देख सकते हो, 28 साल जेल में रहने के बाद भी इन्होंने प्रेसिडेंट बन गए और वहाँ के जो भी जनता के अधिकार थे उन्होंने अधिकार को दिलाया, और वहाँ पे काले गोरे की नीति खत्म हुई। और देखते हैं किस तरह धीरे धीरे स्टेप हुआ था, वो भी देखेंगे। मैंने पहले ही सब कुछ बता दिया हूँ। चलते हैं रंगभेद के खिलाफ संघर्ष। रंगभेद के खिलाफ संघर्ष, सबसे पहले समझेंगे रंगभेद की नीति क्या होती है। आपके सामने लिखा हुआ है, रंगभेद की नीति नस्ली भेद यानी रंग के आधार पे आधारित उस व्यवस्था को कहते हैं जो विशिष्ट तौर पे दक्षिण अफ्रीका में 1948 से 94 के बीच चलाई गई थी। किसने चलाया था? उस मुट्ठी भर गोरों ने चलाया था इस नीति को। आप इसको देख लें, मैंने समझा दिया है। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज में। 17वीं और 18वीं सदी में व्यापार करने आई यूरोप की कंपनी ने साउथ अफ्रीका, ये लिखा है ऐसे, को भी उसी तरह गुलाम बनाया जैसे भारत को। जैसे मैंने पहले ही बता दिया था, दक्षिण अफ्रीका की स्थानीय शासन गोरों के हाथों में चली गई थी। दक्षिण अफ्रीका के स्थानीय लोगों की चमड़ी का रंग काला होता है। आबादी में उनका हिस्सा कितना था? 3/4 था, और उन्हें अश्वेत कहा जाता था। अश्वेत और श्वेत के अलावा वहाँ मिश्रित नस्लों के कुछ लोग थे जिसको रंगीन चमड़ी वाले कहा जाता था। गोरों को छोड़कर सभी, आप देखते हैं कि गोरों को कैसी छूट मिलती थी, और जो अश्वेत थे वहाँ के मूल निवासी थे अश्वेत, और आपको कह सकते हैं रंगीन चमड़ी वाले, उनको क्या रिस्ट्रिक्शन में रहना पड़ता था। आप देखते हैं गोरों को छोड़कर सभी से को नीच समझा जाता था। गोरों के अलावा किसी को वोट देने का अधिकार नहीं था। लेकिन जब नेल्सन मंडेला 1994 के बाद इलेक्शन के बाद बने प्रेसिडेंट, तो सारा अधिकार उनको मिल गई, जो भी वहाँ आम जनता थे। गोरों के बस्तियों में वहाँ के मूल निवासी को रहने का इजाज़त नहीं था। आप देख सकते हो, हमारे ही घर में आकर कोई शासन कर रहा है और हमारी आज़ादी, हमारे अधिकार को छीन रहा है। किस तरह? रेलगाड़ी, बस, टैक्सी, होटल, अस्पताल, स्कूल आदि में गोरों और वहाँ के मूल निवासी के लिए एकदम अलग अलग व्यवस्था थी, जिसे पृथककरण कहते हैं। अगर आप बस में कोई वहाँ के मूल निवासी यानी अश्वेत या रंगीन चमड़े वाले वहाँ बस में बैठे हुए गोरे आ गए, तो इनको सीट छोड़कर उठना पड़ता था और गोरे यहाँ बैठते थे। आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं किस तरह गोरों ने, यूरोपीय कंट्री ने अधिकतर देशों को अपने गुलाम बनाए। इंडिया भी कुछ दिन, बहुत दिन, 200 साल से ऊपर गुलाम रही। लेकिन जिस तरह इंडिया में शासन करा, उससे बेहतर शासन गोरों ने दक्षिण अफ्रीका में करा, क्योंकि वहाँ की सारी स्थानीय शासन पर जो भी शासन था सारे गोरों के हाथ में थी। लेकिन हमारे यहाँ ऐसी स्थिति नहीं थी कि सारी शासन आपको गोरों के हाथ में चली जाए, ऐसी शासन हमारे यहाँ नहीं थी। हमारे जो भी फ्रीडम फाइटर थे उन्होंने बहुत संघर्ष किया। बहुत संघर्ष करने के पश्चात हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुई। तो आपके लिए एक क्वेश्चन है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि संविधान बनने में, हमारा इंडिया का जो संविधान है, भारतीय संविधान बनने में कितना वर्ष, कितना महीना और कितना दिन लगा था। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। और देखते हैं अश्वेतों को क्या क्या करने का अधिकार नहीं था। अश्वेतों को संगठन बनाने का अधिकार नहीं था, विरोध का भी अधिकार नहीं था। लेकिन जब 28 साल के लिए नेल्सन मंडेला जेल में रहे थे, उनके पास बहुत सारे गोरे अधिकारी गए और उनको
उनको बहुत सारी बातों पे सहमति प्रदान करने के लिए बोले, लेकिन उन्होंने नहीं माना। लास्ट तक उन्होंने विजय प्राप्त करी और गोरों को झुकना पड़ा। तो अब देखते हैं बदलाव की और धीरे धीरे स्टेप कैसे स्टार्टिंग हुआ, किस तरह नेल्सन मंडेला वहाँ के राष्ट्रपति बने, वो भी देखेंगे। 1950 से ही अश्वेत, रंगीन चमड़ी वाले और भारतीय मूल के लोग ने रंगभेद प्रणाली के खिलाफ संघर्ष किया। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे भी इंडियंस साउथ अफ्रीका में, इसी के वजह से महात्मा गांधी हमारे इंडिया में जाने गए थे। महात्मा गांधी को कोई नहीं जानता था। 1916 में जब 1915 में जब वो इंडिया आए थे तो 1916 में उन्हें BHU बुलाया गया था, हिंदू यूनिवर्सिटी बुलाया गया था, ठीक है। तो उन्हें महात्मा गांधी के रूप में नहीं बुलाया गया था। उस समय उनको कोई नहीं जानता था। उनको इसीलिए बुलाया गया था क्योंकि वो दक्षिण अफ्रीका में अश्वेत जो रंग भेद की नीति थी उनके खिलाफ उन्होंने आंदोलन किया था नेल्सन मंडेला के साथ। तो इसीलिए महात्मा गांधी को कहाँ बुलाया गया था? BHU के उद्घाटन समारोह में। वहाँ से हमारे महात्मा गांधी जाने गए क्योंकि उन्होंने अपने कड़े हाथों में, क्योंकि इंडिया की जनसंख्या 100% में 80% गरीब थी, लेकिन BHU में उपस्थिति ओनली 20% उस अमीर की थी जो आगे चढ़ बढ़ कर योगदान लेते थे। जब महात्मा गांधी की बोलने की बारी आए तो इन 20% अमीरों को कड़े हाथ में लेते हुए इन्होंने कहा कि देश को अगर आज़ाद दिलवाना है तो किसान, ना डॉक्टर, ना वकील, ना शिक्षक, ना बड़े पदाधिकारी आज़ादी दिला सकते हैं, वो दिलाएंगे तो सिर्फ किसान और मजदूर दिला सकते हैं। इसीलिए जिस तरह ये 20% की भागीदारी है, उच्च विभाग के लोग को इसमें भागीदारी है, उसी तरह 80% की भागीदारी होनी चाहिए था। उन्होंने अफसोस जताया कि उस 80% की अनुपस्थिति और 20% की जो अमीर घराने के लोग थे, राजा महाराजा और डॉक्टर वकील, ये जो थे, उनकी उपस्थिति पे उन्होंने आज आपत्तिजनक जताते हुए कहा कि अगर देश को आज़ाद दिलाना है तो उन 80% लोगों को इज्जत देनी होगी। और जिस तरह ये 20% जो अमीर तबके के लोग हैं, इन्होंने शासन और कुशासन करा उन 80%, उसी तरह उनसे क्षमा मांगनी होगी और तब जाके हमारा देश आज़ाद हो सकता है। और बता दें, यहाँ जो खिलाफ संघर्ष चला, उनके खिलाफ, किसके खिलाफ? गोरों के खिलाफ। उसका नेतृत्व किसने किया था? अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने। इन्हीं के झंडे के तलों एकजुट होकर लोगों ने अपना हक मांगा, अपना अधिकार मांगा और विरोध किया, आंदोलन किया, अभियान चलाया। और चलते हैं नेक्स्ट। उन्होंने विरोध प्रदर्शन किए और हड़ताल आयोजित किए कि इन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने, ये पार्टी का नाम है, जो अश्वेतों ने बनाए थे, जो वहाँ के मूल निवासी ने, अफ्रीका के मूल निवासी ने बनाए थे। इसमें बहुत सारे मजदूर संगठन थे और कम्युनिस्ट पार्टी भी शामिल थी और कुछ समझदार गोरे भी थे। कुछ समझदार और संवेदनशील गोरे भी रंग भेद समाप्ति करने में इस पार्टी के साथ दिया। आप देख सकते हो, गोरे ने अफ्रीका में शासन करा और अत्याचार करे, लेकिन कुछ समझदार और संवेदनशील गोरों ने इन कानूनों, रंगभेद नीति के खिलाफ अपना अफसोस जाहिर किया और इसे समाप्ति करने में पार्टी का साथ निभाया। विभिन्न देशों ने इस रंगभेद नीति की निंदा की और व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाया, इस व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाया। गोरों के द्वारा बहुत ही हत्या, दमन करते हुए शासन पाठ जारी रखा, फिर भी गोरे नहीं माने। तो इसी तरह 1964 में आगे चलकर आपको नेल्सन मंडेला का आजीवन कारावास आपको जेल कर दिया जाता है। और आगे अगले एपिसोड में आगे पढ़ेंगे किस तरह वो जेल जाते हैं, जेल में किस तरह की बात होती है, फिर किस तरह वो राष्ट्रपति बनते हैं, फिर आएंगे हम लोग भारत के संविधान पे। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो, अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।